विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इमरजेंसी ट्रांसमिशन टावरों से जल्द बहाल हो जाएगी बिजली। दिल्ली एनसीआर में PM 2.5 तथा PM 10 के अलावा PM 1 के स्तर में भी बढ़ोतरी और आवाजों से होगी झिंगुर की हर प्रजाति की पहचान। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान बिजली के ट्रांसमिशन टावरों को पहुंचता है। टावर टूट जाएं तो उन्हें ठीक करने में कई हफ्ते तक लग जाते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम यानी ERS तैयार किया है, जिसे 2 दिनों के भीतर टूटे हुए ट्रांसमिशन टावरों के स्थान पर लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की चेन्नई स्थित प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर यानी SERC के वैज्ञानिकों ने इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम यानी ERS की तकनीक विकसित की है। पहली बार इस प्रकार की तकनीक देश में तैयार की गई है। ये विदेशों में निर्मित तकनीक से 60% तक सस्ती है। CSIR SERC ने इस तकनीक को उद्योग जगत को हस्तांतरित भी कर दिया है। अहमदाबाद की कंपनी मैसर्स अद्वैत इंफ्राटेक इसे बाजार में लाएगी। हाल ही में इस बाबत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देश में मौजूदा समय में ERS सिस्टम विदेशों से आयात किए जाते हैं। दुनिया में ऐसे सिस्टम के निर्माता सीमित हैं, जिसके चलते इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। अब भारत में ये तकनीक विकसित होने से जहां हमारी विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी, वहीं हम दक्षिण और अफ्रीकी देशों को भी ये किफायती तकनीक निर्यात कर सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। ERS एक हल्का मॉड्यूलर सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित व्यवधानों के दौरान ट्रांसमिशन लाइन टावरों के गिरने के तुरंत बाद बिजली को बहाल करने के लिए अस्थायी समर्थन संरचना के रूप में किया जाता है। 2 से 3 दिनों में बिजली की बहाली के लिए आपदा स्थल पर ERS को जल्दी से असेंबल किया जा सकता है, जबकि स्थायी बहाली में कई सप्ताह लग सकते हैं। तत्काल बिजली बहाली से जहां आम जनता को राहत मिलेगी, वहीं प्रशासन राहत कार्य तेजी से कर सकेगा। जो सिस्टम विकसित किया गया है, उसकी कई खूबियां हैं। इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद निकाल लिया जाता है और किसी अन्य स्थान पर दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी की संरचना में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। ये सिस्टम 33 से 800 kV क्षमता की बिजली लाइनों को संचालित करने में सक्षम है। जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन के चलते प्राकृतिक आपदाओं के खतरे बढ़ रहे हैं, उसके चलते ये प्रौद्योगिकी बेहद अहम है। दिल्ली NCR में PM 2.5 तथा PM 10 का प्रदूषण स्तर पहले से ही बहुत ज्यादा है। IIT दिल्ली, JNU तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में यह दावा किया है कि PM 1 का स्तर भी दिल्ली NCR में तेजी से बढ़ रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अभी प्रदूषण से जुड़ी एजेंसियां PM 1 के आंकड़े एकत्र नहीं करती हैं, मगर PM 1 इतने बारीक होते हैं कि वो फेफड़े के म्यूकस मेम्ब्रेन तक में प्रवेश कर जाते हैं और रक्त प्रवाह में दाखिल होकर दिल के दौरे, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर का खतरा उत्पन्न करते हैं। लेकिन इन पर ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है। दिल्ली NCR में PM 1 की मात्रा को लेकर ये पहला शोध है। इस अध्ययन के अनुसार अक्टूबर 2020 के आखिरी हफ्ते में NCR में PM 2.5 का सबसे ज्यादा असर दिखा और ये 250 से 500 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के स्तर तक पहुंच गया।
मगर 5 से 8 नवंबर के बीच ये और भी बढ़कर 600 से 700 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया और 10 नवंबर को पीएम का स्तर 1000 को पार कर गया। पंजाब और हरियाणा में कृषि अवशेषों यानी पराली जलाया जाना भी पीएम के स्तर में चरण दर चरण हुई इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण रहा। इस तरह पीएम 10 का स्तर भी पीएम 2.5 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा रहा। रिपोर्ट के अनुसार मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर 2020 के बीच पीएम 1 का स्तर 200 से 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। हालांकि सितंबर के महीने में ये 100 से भी कम था। आईआईटी दिल्ली, जेएनयू तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि दिवाली के मौके पर एनसीआर में प्रदूषण में कैसे बढ़ोतरी होती है और उसमें मौसम किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। शोध के अनुसार सुबह के वक्त आर्द्रता की अधिक मात्रा की वजह से वायुमंडल में मौजूद छोटे कणों को आपस में जुड़ने के लिए उपयुक्त माहौल मिलता है, जिसकी वजह से ये कई दिन तक हवा में लटके रहते हैं। साथ ही तापमान कम होने की वजह से कोहरा, पाला और धुंध पैदा होती है। इस शोध को अंजाम देने में आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज के डॉक्टर पलक बालियान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एपी डीमरी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर एसके ढाका शामिल हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक शोध के तौर तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। पहले अगर किसी जीव पर शोध करना होता था तो उसे पकड़कर प्रयोगशाला में लाया जाता था, लेकिन मौजूदा वैज्ञानिक तकनीकों ने इस प्रकार के शोध की जरूरत को गैर जरूरी करार दिया है। इसी कड़ी में पंजाब विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान की शोधकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर रंजना जैसवारा ने झिंगुरों पर शोध का अनोखा तरीका तलाश लिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पंजाब विश्वविद्यालय की जंतु विज्ञान की शोधकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर रंजना जैसवारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी की इंस्पायर फेलोशिप योजना पर झिंगुरों पर शोध कर रही हैं। उन्होंने झिंगुरों की आवाज की एक लाइब्रेरी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। देश में झिंगुरों की 140 से भी अधिक प्रजातियां हैं। उन्होंने पाया कि हर प्रजाति की आवाज अलग अलग होती है। वो इन्हें रिकॉर्ड कर रही हैं और प्रत्येक प्रजाति की उत्पत्ति से लेकर अब तक की समस्त जानकारी एकत्र कर रही हैं। उनकी योजना है कि सारा ब्यौरा एकत्र होने के बाद एक मोबाइल सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर में किसी झिंगुर की आवाज पड़ेगी, वो तुरंत उस पर पूरा इतिहास बता देगा। मेरी जो पीएचडी थी वो थी इंसेक्ट्स पे और वो पर्टिकुलरली झिंगुर पे थी। और झिंगुर जैसे रात को ही कॉल करते हैं, तो मेरी जो सुपरवाइजर थी प्रोफेसर रोहिणी बालाकृष्णन, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस फील्ड में। और मेरी इंटरेस्ट स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन और उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, आवाज़ की एवोल्यूशन कैसे हुई, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये आवाज़ क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो वहाँ से ये जो है मेरी जो जर्नी आप कह सकते हो वहाँ से शुरू हुई। तो जब मैं काम करने लगी वहाँ पे, तो पहले तो हमारा यही आइडिया था कि हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई जो है उनकी आवाज़ के बेसिस पे करेंगे। पहले सबसे पहला जो स्पीशीज आइडेंटिफाई करने का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आप किसी को भी मॉर्फोलॉजिकली उसके मतलब एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब ये काम मैंने प्रोफेसर रोहिणी के साथ शुरू किया तो हमें बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स मिले जो कि बहुत एक जैसे दिखते थे। तो पहले तो हमने अकूस्टिक्स को फर्स्ट स्टेप पे कंसिडर नहीं किया था। हमने कहा कि हम लेट अस आइडेंटिफाई आवर कलेक्शन बेस्ड ओनली ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जब वो करना शुरू किया तो हमने देखा कि बहुत सारे जो क्रिकेट्स हमें मिले थे वो इकट्ठे एक जैसे दिखने वाले थे। तो मैंने सबको एक जैसा क्लासिफाई कर दिया एक स्पीशीज में। बट जब मैंने उनकी रिकॉर्डिंग्स देखनी शुरू की फिर वी रियलाइज की तो बहुत डिफरेंट है। फिर हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स पे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस की, बहुत सारे कलेक्शंस मैंने किए जिसमें मैंने देखा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक जैसे दिखने लगे थे। इंसेक्ट मुझे एक जैसे मिल रहे थे दिखते, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन से, और साथ ही साथ मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी करती थी। और फिर लैब में आई, मैंने आइडेंटिफिकेशन करना शुरू किया जो फौना ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो हमारे पास अवेलेबल है
जो ब्रिटिशर्स ने पब्लिश किए हुए थे, वही हमारे पास आज तक है, जिससे हम आइडेंटिफाई आज तक करते हैं। उस बुक को यूज करके जब मैंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो मुझे लगा कि चीजें एक आइडेंटिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन मुझे मिल तो गई थी वहां पे। बट जब मैंने उसी इंसेक्ट्स की, उन्हीं क्रिकेट्स की, जब मैंने जो अकॉस्टिक सिग्नल रिकॉर्ड की थी रात को फील्ड में जाके उनकी एनालिसिस करनी शुरू की, तो देखा कि ये तो मुझे कुछ और बताती हैं। वो ये बताती हैं कि जो मैं क्लासिफाई कर रही हूँ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, वो एक्चुअली जो स्पीशीज मुझे जो नंबर मिल रहे हैं मॉर्फोलॉजी बेसिस पे, वो उससे कहीं ज्यादा मुझे मिलते हैं जब मैं उन्हीं की आवाजों को एनालाइज कर। पैरेलली मैं क्या कर रही थी, इन्हीं झिंगुरों की मॉलिक्यूलर स्टडी भी कर रहे थे, जहां उनकी डीएनए को निकालना और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एडवांस टेक्निक्स यूज करके हम एनालिसिस वगैरह करते हैं स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए, बेसिकली डीएनए बारकोडिंग एंड ऑल। तो वो भी मैंने किया। उन्होंने कहा कि इसके कई फायदे हैं। एक, इससे किसी भी क्षेत्र में झिंगुरों की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। ये उस क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण की योजना बनाने में अहम हो सकता है, खासकर तब जब वहां कोई विकास योजना आरंभ की जा रही हो। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल होने से झिंगुर पर शोध के लिए उन्हें पकड़कर प्रयोगशाला में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में इस तकनीक का इस्तेमाल पक्षियों एवं अन्य जंतुओं के संरक्षण के लिए भी किया जा सकेगा। उनका ये शोध हाल में जर्नल ऑफ जूलॉजिकल सिस्टमैटिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।